आप कह रहे हैं कि अगर वोट ना चुराए बीजेपी तो कहीं नहीं जीत सकती। निश्चित रूप से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जावे तो निश्चित रूप से सरकार नहीं बनाएगी भाजपा, नहीं बना पाएगी ना। भाजपा। यही मुद्दे तो हम पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, इजाजत नहीं देते, सदन स्थगित कर देते हैं। विपक्ष हंगामा कर रहे हैं। हाँ। अरे बाबा, हम उस समय ही तो मांगते हैं मुद्दे उठाने के लिए। हमको कबड्डी खेलने जाना है वहाँ। देखिए, किसान तो 750 किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हुए, ये 2 लाइन नहीं लिख सके। किसान के बारे में आवाज सतपाल मलिक ने उठाई, उसका इलाज करा। चौटाला ने उठाई, दुष्यंत चौटाला ने उसका इलाज करा। और बात धनखड़ जी तो कहाँ है, नहीं पता नहीं। हम लोग मानवता के नाते इतना होना चाहिए था। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे सतपाल मलिक, अगर इतने खराब थे तो आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया था? जब वो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था, उस समय उसे समन दे रहे हैं, जिसका ये पता नहीं जिंदगी में जिंदा बचेगा या मरेगा। मोदी जी तो डंके की चोट कहते हैं कि ये जो आपदा को अवसर में बदलना, यानी कि किसी की मजबूरी का लाभ उठाना। इलेक्शन कमीशन ये भूल गया तो किससे अल्पनाव मांग रहा है। नेक्स्ट टू पीएम होता है लीडर अपोजिशन जी, वो आपको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहा है। अरे मैं खुद चुनाव लड़का आया हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। उपचुनाव में तो किसी को वोट डालने देते ही नहीं। हमारे अमीरापुर का उपचुनाव था, इन्होंने वोट डालने नहीं दिया। अखिलेश जी की एक फोटो और वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो बैरिकेड कूदने वाली। तो जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, उसका तो हम विरोध करेंगे। कहते हैं लेकिन मोदी लहर है, उसी है वो मोदी लहर? उसी में वोट मिल रहे हैं, जनता पसंद करती है। कहीं मोदी लहर नहीं, हमें दिख नहीं रही मोदी लहर। तो अमेरिका में थी, 50% टैरिफ लग गया। समाजवादी पार्टी अनुशासित, संघर्ष और ये संगठन की पार्टी है जी। हम सत्ता में रहे ना रहे, हमारी पार्टी सदैव हर चुनाव के लिए तत्पर रहती है। सर, वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त आपको पता ही है कि कितना जोरों शोरों से विपक्ष ने मोर्चा संभाल रखा है। आपकी भी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी, पूरे गठबंधन ने। तो आपके क्या ख्याल है पूरे मामले पर? देखिए, वोट का अधिकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आदमी जी। अगर 18 साल के आदमी की वोट नहीं बनेगी नौजवान की जी, तो कल उसे कोई भी कहेगा तू तो भारतीय नहीं है। तो जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, उसका तो हम विरोध करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती अगर ये हेराफेरी ना करे। अच्छा, अब वोट चोरी तो इनका ऐसा हथकंडा है जो सामने होगा। अभी यूपी के इलेक्शन के समय हमारे पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा। उन्होंने कहा सबूत दीजिए। 18,000 या 60 कितने बताए, वो शपथ पत्र भेज दिए। तो शपथ पत्र भेजने के बाद भी फिर कुछ नहीं, आने नोटिस भेज दिया था हमारे अध्यक्ष जी। तो ये तो वोट चोरी का तो इनका मामला है। आप कह रहे हैं कि अगर वोट ना चुराए बीजेपी तो कहीं नहीं जीत सकती। सच कह रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे लोकसभा चुनाव में आपकी ज्यादा सीटें आई समाजवादी पार्टी की। नहीं, अगर ये वोट चोरी ना करते तो समाजवादी पार्टी की 65 सीट आती और सीटें आती। और सीट आती, मतलब उतनी चुरा ली जितनी चुरा ली। अच्छा, अरे मैं खुद चुनाव लड़का आया हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। ये देखिए, ये सारे काम करते हैं। ये उपचुनाव में तो किसी को वोट डालने देते ही नहीं। हमारे अमीरापुर का उपचुनाव था, इन्होंने वोट डालने नहीं दिया। और मेरे चुनाव में मैंने देखा जी, जो माइनॉरिटी का वोट बैंक था, जो हिंदूज में भी, मेजोरिटी में भी हमारा समर्थक वोट बैंक था, उन्होंने संगीनों के साए में वोट डाला। वोट डालने से पुलिस रोकती है। और कम से कम 10-10 हजार वोट का नुकसान है हमारे हम विधानसभा क्षेत्र में। कहते हैं लेकिन मोदी लहर है, उसी में वो मोदी लहर? उसी में वोट मिल रहे हैं, जनता पसंद करती है। कहीं मोदी लहर नहीं है। हमें दिख नहीं रही मोदी लहर। तो अमेरिका में थी, 50% टैरिफ लग गया। कोई मोदी लहर नहीं है जी। तो अभी ये मोदी जी तो डंके की चोट कहते हैं कि ये जो आपदा को अवसर में बदलना, यानी कि किसी की मजबूरी का लाभ उठाना। अच्छा, तो यही हुआ।
आपदा में तो मदद करनी चाहिए। हाँ। आप उसमें व्यापार कर रहे हैं। तो आपदा में अवसर जनता नहीं सरकार ढूंढ रही है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जावे तो निश्चित रूप से सरकार नहीं बनाएगी भाजपा। नहीं बना पाएगी ना, भाजपा? कभी नहीं बना पाएगी। तो बिहार में अभी एसआईआर का जो हो रहा है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि एसआईआर तो हर बार होता है, सिर्फ इस वक्त अब तकलीफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो बात कही। एक तो जो 65 लाख वोट कटे हैं, जी। लाख है हजार है में, 65 लाख 65 लाख वोट कटे, उनकी सूची लगाइए, वहाँ बूथ पर भी लगाइए। अब तक क्यों नहीं लगाई थी इन्होंने? दूसरा, हम भी तो यही कह रहे थे, पता तो लगे किसका कटा किसका रहा। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड को जोड़िए। अब क्या होगा? और देखिए, अभी भी बहुत हथकंडे हैं इनके पास। इन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पर कब्जा कर लिया, और ये सत्ता में जब आ गए तो अब ये बहुत, अब तो जन आंदोलन ही इनको हटा पाएगा, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव हटा पाएंगे। तो जन आंदोलन की जरूरत है इस वक्त, उसी के लिए विपक्ष लगा पड़ा है। नहीं, अब विपक्ष नहीं इस काम के लिए, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जनता को उसका मौलिक अधिकार दो, पर ये कहाँ दे रही है? अच्छा, आपने अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी, उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि या तो हलफनामा दे दे राहुल गांधी या फिर माफी मांग ले। आप एक बात सुनो, इलेक्शन कमीशन ये भूल गया तू किससे हलफनामा मांग रहा है। इस देश का नेता विरोधी दल है, और नेता प्रतिपक्ष आप इस तरह की बात कर रहे हैं, या एक लेमैन से करते हैं, ये तो शोभा नहीं देती। भाई, नेक्स्ट टू पीएम होता है लीडर अपोजिशन जी। अब ये जब नहीं सुनते किसी, अब ये वो आपको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इलेक्शन कमीशन कर रहा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता की, इसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहा है जी। मैं तो उस डेलीगेशन का मेंबर था जो सर्वदलीय डेलीगेशन गया था, अपनी पार्टी की तरफ से मैं ही गया था जी। तो मैंने देखा उस समय भी इसने किसी की सुनी ही नहीं, डांट के बात करता था, कुर्सी आगे पीछे करता रहता है, डांटता है सबको। हलफनामे की बात कर रहे राहुल गांधी के लिए, अखिलेश जी तो दे आए हलफनामा। और उन हलफनामों में क्या हुआ जो दे आए थे? तो ऐसा ही राहुल जी ने दिया, ऐसा ही अखिलेश जी ने दिया, तो उस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं। तो अभी एक तरफ हलफनामा मांग रहे और जब मिल जा रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। अच्छा, ये तो एसआईआर की बात हो गई, वोट चोरी की बात हो गई। राहुल जी ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, जैसे आपने बताया कि आपके क्षेत्र में भी आपको ये देखने को मिला, वैसे ही पूरे भारत में भाजपा वालों ने यही किया। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि सब जगह होगा उचित समय पे, बंगाल का तो अभी कह दिया, तो सब जगह कह रहे हैं कि उचित समय पर, समय आने पर सब जगह होगा। सब जगह करेंगे। तो सब जगह वोट चोरी मतलब की गई है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार की बात तो सुन ली। मैं आपको बताऊं, ये एक परसेंटेज है कि मान लिया इन्होंने टारगेट दे दिया हर जगह 10,000 वोट कटनी हर विधानसभा क्षेत्र में, 10,000 वोट कट गई। आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ है, मैं भाजपा का, अगर आप उन 10,000 के मार्जिन को जीत करके भी आप फिर भी 5,000 से जीत जाए तो इसमें कोई क्या करेगा जी। ये स्थिति है। अखिलेश जी की एक फोटो और वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो बैरिकेड कूदने वाली, जो उस दिन प्रोटेस्ट पे आप लोग उतरे थे। देखिए, न्याय की लड़ाई में जो अवरोध होंगे उसे पार करना हमारा दायित्व है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी अवरोध होंगे उन्हें पार करने का प्रयास करेंगे और करेंगे पार। तो बैरिकेड ही नहीं, मतलब पूरी जो लड़ाई भी बाधा होगी उसको पार करेंगे, उसको बाधा को पार करेंगे। अच्छा, ये तो एसआईआर की और उसकी बात कर ली हमने। अब आते पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या पार्टी की तैयारी है? पहले जो चुनाव हुए थे, इन्होंने लोकल बॉडीज में ब्लॉक प्रमुखी के सब पर्चे छीन लिए थे जी, और या कैंसिल कर दिए थे। आप शायद 80% अनपोज भाजपा होगी। क्या हिंदू उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े लिखे हैं, दूसरे पर्चे भरना ही नहीं जानते? कहीं लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होने जा रहे, ये तो औपचारिकताएं होंगी। ये फिर वही करेंगे, धांधलीबाजी करते हैं कि हारे हुए को जिता दो और जीते हुए को हरा दो, यही काम ये करेंगे, वो कुछ नहीं। तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी है फिर इस चुनाव? हम बता रहे ना कि तैयारी तो जब करें, हमारी पार्टी तो देखिए, समाजवादी पार्टी अनुशासित,
संघर्ष और ये संगठन की पार्टी है जी। हम सत्ता में रहे ना रहे, हमारी पार्टी सदैव हर चुनाव के लिए तत्पर रहती है। चुनाव में तत्पर है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो हमारे सारे जीते हुए। तो मतलब अगर निष्पक्ष चुनाव हुए हमारे सारे, देखिए कमेरों की वकालत तो हम ही तो कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो कमेरों की वकील है ही नहीं। आप देखिए, जब देश आजाद हुआ जी। तो देश की आजादी के बाद संशोधन हुए और श्रमिकों का सीधा वेतन मिलने लगा, पीएफ कटने लगा, उन्हें ईसीएस की सुविधा मिली, सब कुछ हुआ। और कारखाना इंस्पेक्टर जाकर के कारखाना निरीक्षक उसका निरीक्षण करता था। अब ये सरकार ऐसी है कि अब फिर इन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। जी। हिंदी में दलाल कहते थे, आउटसोर्सिंग एक और शब्द है। अरे वो जो पसीना बहावेगा श्रमिक, उसके बीच में आपने एक दलाल खड़ा कर दिया जी। और श्रमिक को 6500 रुपए दे रहे हैं। अब इन्होंने फिर ये काम कर दिया। आज कारखाने का निरीक्षण और श्रम कानून का निरीक्षण केवल या तो कर सकता है मंडलायुक्त या श्रमायुक्त। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज नो राइट जी। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? ये तो सारा अपना ही काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब दिल्ली के भी चुनाव हुए और भी जगह के हुए तो देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन जो है वो थोड़ा बिखरता हुआ नजर आया, लेकिन अभी इस वोट चोरी के मुद्दे ने सबको एक सा कर दिया है। ये संविधान की रक्षा का मामला है तो सब एक ही रहेंगे। और बिहार चुनाव में भी आपने तेजस्वी यादव की पार्टी को अपना समर्थन, हाँ, हमारे अध्यक्ष ने कहा खुल्लम खुल्ला समर्थन है हमारा, समर्थन देंगे। तो बिहार चुनाव में क्या लगता है कि इस बार समीकरण बदलेगा? मैंने कहा ना, अगर चुनाव होंगे तो बदलेगा, अगर चुनाव ही ना हुआ तो क्या बदलेगा? तो चुनाव ना, ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ना हो। और ये फर्जी चुनाव कोई माने रखते हैं? जब वोटर लिस्ट में वोटर का नाम ही नहीं होगा तो चुनाव कौन करेगा? जी। तो बिहार की पूरी तैयारी है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए तभी जीत पाएंगे। बिहार की पूरी तैयारी है, अब के हमारी बारी है। अब की आपकी बारी है। तो अब बात करूंगी, आरजेडी से यारी है, आरजेडी की से यारी है, साइकिल ही सवारी है। साइकिल ही सवारी है, क्या बात है। तो दूसरा जो मेरा आखिरी प्रश्न समझ लीजिए, आप मुजफ्फरनगर पे आते हैं, आपका जो क्षेत्र है उसमें आप काफ़ी बदलाव लाए हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। खाद का जो मुद्दा है वो भी आपने उठाया था पार्लियामेंट में। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर की कमी हुई जी। लोग डीएपी और यूरिया ज़्यादा डालते हैं, कैल्शियम अब मिलता नहीं है, महंगे हो गए, कम डालते हैं जी। अभी ये फर्जी बात करते थे कि हम सोइल टेस्टिंग करेंगे, सोइल टेस्टिंग करेंगे, कुछ नहीं पता किसान परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहा है। अधिकारी तनख्वाह लेते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ किसान को पोटास खाद की आवश्यकता होती है जी। डीएपी की शॉर्टेज में, यूरिया की शॉर्टेज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उन्होंने कहा कि आपको 1 कट्टा पोटास का लेना पड़ेगा। 1 कट्टा पोटास जो 60% का होता था जी, जो आईपीएल बनाती थी, दूसरी कंपनी बना रही थी। पोटास बेसिकली ज़्यादातर इम्पोर्ट ही होता है। तो वो उसकी कीमत थी 1500 रुपये बिना सब्सिडी के जी। सब्सिडी तो उन्होंने खत्म ही कर दी, तो किसान विरोधी है लोग। और उसमें पोटास 1500 रुपये देकर आपको 50 किलो का बैग मिला जिसमें 60% पोटास था, यानी कि 30 किलो पोटास था जी। वो जो ये पोटास ये दे रहे हैं वो एक राख जो है उसमें कुदरती ही पोटास होता है और राख को ग्रेनुलाइजर में डाल करके उसके दाने बना करके, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री है, पश्चिम उत्तर प्रदेश कई फैक्ट्री है, वो क्रबको, इफको और आईपीएल को सप्लाई कर रही जी। भारतीय जनता पार्टी के राज में इनके कृषि राज्य मंत्री ने बैठ करके दबाव दे करके उनसे ये सप्लाई ऑर्डर लिए और उनके यहाँ सप्लाई करा रहे जी। उसमें 750 रुपये का एक 50 किलो का बैग दे रहे, उसमें पोटास की मात्रा है मात्र 14.5% जी। अगर मुझे 60% पोटास यानी 30 किलो पोटास चाहिए तो मैं
58% पोटास के लिए मुझे 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, और एक बैग का खाद डालने में 100 रुपये लगते हैं किसान के जी। उसका अपना श्रम शक्ति 100 रुपये के बराबर है या मजदूर को दे, तो वहाँ 300 रुपये का नुकसान भी होगा। एक बैग की जगह 1800 रुपये का नुकसान किसान को है झेलना पड़ रहा है। हाँ, तो ये पूरे हिंदुस्तान में मेरे पास राजस्थान के किसान आए, वहाँ 20,000 टन की खपत थी, वहाँ 40 या 60,000 टन उतार दिया। और कोई इनके आईपीएल के बड़े अधिकारी हैं, कोई ईडी वगैरह है, कोई शर्मा वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी भी कारखानों में साझे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जो एक मोटा पैसा कमा लिया लोगों ने जी, किसान को ठल के, इनके खिलाफ पहले तो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो, क्रिमिनल केस दर्ज हो जी। आयकर विभाग इनकी संपत्ति की जांच करे और ईडी इनकी प्रॉपर्टी से पैसे बरामद करे। तो ईडी और सीबीआई तो आप लोग कहते हैं कि हाँ इन्हीं के हैं, पर हम बता तो रहे इन्हें। हाँ। पता हमें। तो ये इनका मामला है। तो उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, आपको कितना सहयोग मिलता है अपने क्षेत्र में? टकरा रहे हैं दोनों के आपस में। देखो हमारे यहाँ जो मेन समस्या थी वो सम्मान बचाने की थी जी। सम्मान बच रहा है लोगों का, हम सम्मान करते हैं, सम्मान अपने आप बचेगा। डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन तो टकरा रहे हैं आपस में। अब स्थिति ये है कि जो भी अपने काम है, काम तो लोग करते ही हैं, और अधिकारी को आप सही काम कहोगे तो करेगा, नहीं करेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम तो संघर्ष के लोग हैं, हमें कहाँ दिक्कत। तो ज़मीनी स्तर के जैसे आप ने मुद्दे उठाते रहते हैं आप, जैसे खाद का मुद्दा हुआ या फिर गन्ने के दाम भी नहीं बढ़े। भाई हुआ तो कुछ नहीं, खाद का मुद्दा उठाया कुछ नहीं हुआ, करते तो कुछ नहीं है। इन्हें पता है किसने पैसे कमाए, मैं तो इससे भी आगे की बताऊं आपको। तो केंद्र सरकार मतलब आपको कोई सहयोग नहीं देती ना राज्य सरकार? केंद्र सरकार नहीं, करप्शन हमें सहयोग करने में रोकता ही नहीं। अच्छा। इनके लोग लूट मच रहे हैं। मैंने कहा विकास तो इनके नेताओं का हुआ ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं, मैं नाम लेके कह रहा, मेरे जिले में कई कारखाने हैं, क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? उनकी आमदनी क्यों नहीं देखते कहाँ गई? हमारे यहाँ आतंक है इनका। एक तो डिस्टिलरी थी सर सादी लाल वालों की मंसूरपुर में जी, वो बंद करा दी। उसकी जमीन पे इनकी निगाह है, जबरदस्ती बंद करा दी। व्यापार अगर बंद होगा, कारखाना बंद होगा तो रोजगार तो बंद होगा। उसमें 500-600 लोग काम करते थे, तो वो तो सब गए। भाई कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, कुछ लेबर में है, कुछ वैसे ऑफिसर है, कुछ वहाँ ठेकेदारी करते हैं, कुछ लोग वो सब माल को लेकर के ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, कुछ लोडिंग अनलोडिंग का करते थे। 500-600 लोग काम कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये तो यही काम करते हैं। जब वो वही मंत्री जब कृषि राज्य मंत्री थे, एक ब्लू हेवन कंपनी बन गई थी, उसने सारी उत्तर भारत की झील के ठेके ले लिए थे। ये कहाँ ही पता नहीं लगे। भाजपा सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चलेगा फर्जी पोटास आईपीएल में। इसमें आईपीएल का ईडी नहीं कर रहा है इस काम को, वो भी कर रहा है। कैसे चलेगा? इन्हें पता है, इन्हें ये भी पता है कि ब्लू हेवन में क्यों हुए थे ठेके। आपने ठेकों की बात की, टेंडर की बात की। अब आपने सुना होगा कि कितनी परीक्षाएं रद्द हो रही है अभी देश में, ठीक है? जो छात्र है, जो शिक्षक है, वो भी सड़क पे उतरे हुए हैं। अभी जो एसएससी की परीक्षा रद्द हुई है, उसमें भी इन्होंने ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया था जो ब्लैक लिस्टेड थी ऑलरेडी। तो ये परेशानी सिर्फ वोटरों को, किसानों को ही नहीं, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आ गई है। देखिए हम कमेरों के वकील हैं, स्टूडेंट इस देश का भविष्य है जी। अब ये असली मुद्दे ना उठे, यही मुद्दे तो हम पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, इजाजत नहीं देते, सदन स्थगित कर देते हैं। कहते हैं वो कहते हैं विपक्ष हंगामा कर रहे हैं। हाँ। अरे बाबा हम उस समय ही तो मांगते हैं मुद्दे उठाने के लिए, हमको कबड्डी खेलने जाए वहाँ। अरे भाई हम तो गए, हमें समय दो, हम अपनी बात कहेंगे, समय देते नहीं है। तो हंगामा तो करना पड़ेगा। हंगामा कहाँ करें, मांग ही तो करें, हमें समय दे दो। जो हम मांग करें उसे हंगामा बताओ। अच्छा। हाँ। तो स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है ये, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कह रहा, छात्र जो है, किसी भी देश के छात्र उसका भविष्य होते हैं जी।
आप भविष्य से खिलवाड़ मत करो, हम तो यही कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये कि बच्चे बचे हैं इन्हें रहने दो, बाकी तो सारा अदानी अंबानी ले ही गए, अब तो बचा ही क्या है। किसान सड़क पे आ गए, पहलवान सड़क पे आ गए, अब विपक्ष पूरा सड़क पर है। देखिए किसान तो 750 किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हुए, ये 2 लाइन नहीं लिख सके। और किसान के बारे में आवाज सतपाल मलिक ने उठाई, उसका इलाज करा, चौटाला ने उठाई, दुष्यंत चौटाला ने उसका इलाज करा, और भाई धनखड़ जी तो कहाँ है नहीं पता नहीं, हम अब लोग उन्होंने बात उठाई थी तो बात तो उनकी सही थी। जो शिवराज सिंह जी से आदरणीय कृषि मंत्री जी से पूछा था कि कब तक आंदोलन क्या होगा, तो पर उसके बाद नतीजा तो कुछ नहीं निकलता। अब धनखड़ जी को टोलो कहाँ, सतपाल जी तो पावे नहीं, दुष्यंत धर तो भाई बहादुर लोग है, तो घूमते फिरते मिली जहाँ। धनखड़ जी को सम्मान भी नहीं दिया गया, सतपाल मलिक को दे दिया जी, उनको भी नहीं दिया गया। फिर तो ये राजनीति में मतलब कोई राजनीति नहीं कहते इसे, ये राजनीति नहीं है। क्या कहते हैं आपके हिसाब से? ये तो घिनौनी हरकत है। तो सम्मान मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए लेकिन था। भाजपा ने अपनी पर्सनल, अरे भाई आपने चलिए गवर्नर से हटा दिया, आप ये कह सकते हैं टर्म पूरा नहीं हुआ था, पर आप बिहार से हटा, जम्मू कश्मीर से गया, गोवा से हटा, आप ही ने तो समय पूरा किया था उसका जी। और दूसरा मुझे ये बताओ, स्टेट मिनिस्टर तो रही थे सेंटर में, वो तो एक्स मिनिस्टर तो था ही कम से कम जी, वहाँ तो नहीं किसी ने हटाया था, वो आपने उसको भी सम्मान दिया। मानवता के नाते इतना होना चाहिए था। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे सतपाल मलिक, अगर इतने खराब थे तो आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया था जी? कोई वैसे चलते फिरते को तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाता कोई जी। आपने गवर्नर बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और उस गरीब को जब वो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था, उस समय उसे समन दे रहे हैं, जिसका ये पता नहीं जिंदगी जिंदा बचेगा या मरेगा जी, मृत्यु सैया पर समन दे रहे हैं। तो मतलब मरने के बाद जिस दिन मरा अगला आदमी, जिस दिन श्वास पूरे हुए, उस दिन उसके पीएस को पकड़ा दिए सब जी। ये तो इनका मामला। तो मतलब सरकार के विरुद्ध अगर कोई जाएगा तो सरकार ना सम्मान देगी और ना जवाब देगी। हम लोग हमारा सामान बचा रहे, वही चोखा सम्मान तो क्या बचाओगे अभी आपके विरुद्ध जो लड़े थे संजीव बालियान जी भी भाजपा से, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी चुनाव था, वहाँ भी लड़े, वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा उन्हें, वहाँ तो भाजपा बनाम भाजपा ही थी। वो देखो हमारा तो वोट नहीं था इसमें, परंतु ये सही है कि लोगों ने रूडी जी को पसंद किया जी, और रूडी जी चुनाव जीत गए। संजीव जी को पसंद करते, संजीव जीत जाते जी। और मुजफ्फरनगर के लिए क्या सोच रखा है आपने, और कि आगे क्या करना है? देखिए सबसे पहली बात तो यार, जब मैं एमपी बना जी, मुजफ्फरनगर आतंक से गुजर रहा था जी, कोई पॉलिटिकल आदमी से बात करते हुए डरते थे सब जी। अब हमारा तो हाथ पकड़ने आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम सबके सुख दुख में शामिल हूँ। हमने भ्रात भाव को जगाया है, सम्मान को जगाया है, लोगों का सम्मान बचाया है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जिला पंचायत के चेयरमैन हो, वो सब अपना आज़ादी से काम कर रहे हैं। पहले जो लिस्ट एक एमपी साहब के घर से आती थी मंत्री जी के, अब वो खुद विकास कार्य अपने आप करते हैं, सारे काम, कौन कहाँ ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, वो सब अपने आप देखते हैं। तो हम लोगों ने एक तो वो हमारे बनने से अपने आप ही खत्म हुआ, हम क्या करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कोई भी आ जाता है, उसी का काम करते हैं, वो हो रहे हैं काम सबके। तो जन कल्याण में आपके काम चालू है, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, पर आप अपने काम में नहीं रुकावट। ऐसा है, मुझे 49 साल हो गए काम करते हुए जी, और काम तो सदा हुए हैं और होते रहेंगे। देखो किसी के करने ना करने से किसी का काम नहीं रुकता। आज तक जितने मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हुए, राष्ट्रपति जी हुए, कोई किसी आदमी को उसके गांव में से निकाल नहीं पाया। ये तो आदमी की सोच है, कुछ सकारात्मक सोच होती है, कुछ नकारात्मक सोच होती है। सकारात्मक सोच के आदमी ऐसा नहीं करते कि वह किसी को परेशान करे, नकारात्मक सोच के आदमी परेशान करते हैं, और नतीजा होता है कि उन्हें परेशान होना पड़ता है।
तो वो भी हुए हैं। कौन है नकारात्मक सोच वाले? भारतीय जनता पार्टी और मैं हूँ। तो हरिंदर मलिक जी से हमने बात की, कई मुद्दों पर बात की और उन्होंने बेबाकी से सभी बातों का जवाब दिया, अपने विचार हमारे सामने रखे। इस पूरे इंटरव्यू को आपने देखा, कैसा लगा ये हमें बताइएगा ज़रूर, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स के लिए। धन्यवाद।